अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आज मैं नेटफ्लिक्स का एक सीजन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है टाइपराइटर। नाजरीन इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये सीजन काफी अच्छा है। ये इंडियन हॉरर वेब सीजन है और इस नेटफ्लिक्स के सीजन को मैंने 2 हिस्सों में खत्म किया है ताकि आपको पूरी तरह वीडियो समझ में आ जाए। और नाजरीन वीडियो पे चलने से पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक भी कर दीजिएगा। मैं इस सीजन को एपिसोड की तरह नहीं एक्सप्लेन करूंगी बल्कि टाइमलाइन वाइज बताऊंगी ताकि आपको सीजन एक बार में ही समझ में आ जाए। इस वीडियो में आपको स्टोरी की हिस्ट्री जानने को मिलेगी और अगले पार्ट में इसका प्रेजेंट। नाज़रीन क्योंकि प्रेजेंट का पार्ट काफी ज्यादा है और अगर मैं इस वीडियो में उसको डालूंगी तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। टाइपराइटर सीजन एक किताब के बारे में है जिसका नाम है द गोस्ट ऑफ सुल्तानपुर, जिसके राइटर के बारे में कोई नहीं जानता कि ये किताब किसने लिखी है। इस सीजन में हमें 4 अलग अलग स्टोरीज दिखाई गई हैं जो कि एक साथ आकर जुड़ जाती हैं। माजी के टाइमलाइन पे अब हम शुरुआत करते हैं। वक्त है 1950 का। एक गांव है जिसका नाम है सुल्तानपुर, जहां पर एक चारू नाम की औरत अपने बेटे बाली के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। चारू के पास खास किस्म की ताकतें थी। ये पूरे सुल्तानपुर में जाना जाता था और वो लोगों की इन ताकतों से मदद भी करती थी। अब यहाँ पर चारू के जानने वाले देवन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से देवन के बेटे मनोज और दिलीप चारू के घर जाते हैं उसको बुलाने के लिए, क्योंकि देवन बस चारू की बात सुनता है, क्योंकि उन दोनों में कभी अफेयर रहा था और किसी वजह से उन दोनों की शादी ना हो सकी थी और बाली भी उन दोनों का बेटा था। अब चारू देवन के पास आती है और देवन चारू को बताता है कि मेरे बेटे मेरे खिलाफ हैं और वो मेरी सारी प्रॉपर्टी कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे जिंदा रखा हुआ है। वो चारू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जिंदगी से आजाद करते और वो अगले जन्म में ये गलती कभी नहीं करेगा जो कि उसने इस जन्म में की थी। अब देवन बाली को देखता है और चारू उसके सीने पर हाथ रखकर रब करती है और वो आजाद हो जाता है, यानी कि मर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चारू ने देवन की धड़कन को रोक दिया था। अब चारू को देवन की रूह शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई देती है, मगर बाली को उसे कुछ नजर नहीं आता। अब चारू और बाली दोनों अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में बाली अपनी माँ से इन सारी चीजों के बारे में पूछता है। तो चारू कहती है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे भी ये सारी ताकतें मिल जाएंगी और वो लोगों की मदद करेगा। नाज़रीन अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि मनोज और उसका भाई दिलीप कुछ लोगों के साथ देवन की वसीयत चारू के घर आते हैं और वहाँ पर वो उसको चुड़ैल कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देवन की वसीयत पर पिंकी का नाम नहीं था, इसने इस वसीयत पर चारू का नाम लिखा था। चारू ये सुनकर बहुत शॉक्ड होती है और वो सारी की सारी वसीयत दिलीप और मनोज के नाम करने के लिए तैयार थी, मगर दिलीप और मनोज ने चारू के खिलाफ दुश्मनी पाल ली थी कि उन्होंने चारू को मारना ही मारना है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि बाली एक दिन स्कूल से वापस आ रहा था और दोनों भाइयों ने उसके हाथ पर फकीर लिखवा दिया था, क्योंकि चारू ने कहा था कि वो यहाँ पर अपनी फकीरी की जिंदगी में ही खुश है। अब चारू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और दोनों भाइयों को वो उसके घर समझाने के लिए जाती है तो दिलीप उन दोनों को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर चारू अपनी ताकत से उसे मार देती है। चारू यहाँ हाथ को दिलीप के दिल की तरफ बढ़ाती है और मुट्ठी बंद कर लेती है। सामने वाला इंसान मर जाता है जैसे उसका दिल किसी ने निचोड़ लिया हो और अब इस बात का गवाह बनते हैं मनोज और पिंकी। अब चारू और बाली सुल्तानपुर को छोड़कर जाने ही वाले होते हैं, तभी उनके घर में मनोज और पिंकी आग लगा देते हैं। अब नाजरीन चारू अपनी सारी ताकतें बाली को देते हुए कहती है कि वो बहुत बुरा आदमी बनेगा और वो उसे कहती है कि तुम एक दिन पूरी दुनिया पर राज करोगे और उसे भगा देती है और बाली जंगल के रास्ते भाग जाता है। अब चारू को मनोज गोली मार देता है। अब स्टोरी आ जाती है पौरीवर्म गोवा में 1982 में। यहाँ पर फकीर बड़ा हो जाता है और उसकी बीवी और उसका एक बच्चा भी होता है। फकीर एक मशहूर मुजरिम होता है क्योंकि उसने कई सारे लोगों को मारा होता है और कई लोगों को अगवा करने की खबर उस जगह से आती है जहाँ पर फकीर रहता है। अब माला नाम की एक पुलिस ऑफिसर फकीर को ढूंढने के मिशन पर थी। अब माला को फकीर रास्ते में चलता हुआ नजर आता है तो वो फौरन उसे देखकर अपने हस्बैंड को फोन करती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। उसका नाम अशोक है। अब फकीर जहाँ पर रह रहा था वहाँ हमें 5-6 लोग दिखाई देते हैं जो कि चेयर्स पर बैठे होते हैं। वो ना तो कुछ बोलते हैं और ना ही सुन रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन पर किसी ने काला जादू किया हुआ है।
अब यहाँ पर फकीर एक छोटे बच्चे के साथ ब्लड मून की रात का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उस रात उसे रिचुअल के जरिए बहुत सारी ताकतें मिलने वाली होती हैं जिनसे वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। अब अशोक ने माला को फकीर के घर अकेले जाने से मना किया था, मगर उसने उसकी बात नहीं सुनी और वो अकेले ही फकीर के घर चली गई, जहाँ पर फकीर के साथ वो कुछ डोनेशन करने की बात करती है। दरअसल वो फकीर को बातों में लगाकर रखना चाहती है, मगर यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो फकीर से उसके बीवी और बच्चे के बारे में भी बात करती है और फकीर को इस पर शक हो जाता है। तो फकीर माला को उसे घर के अंदर ले आता और कहता है कि ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं, इन सब से मिलो। लेकिन माला जब इधर उधर देखती है तो उसे वहाँ पे कोई नजर नहीं आता। इसका मतलब ये था कि वो सब मरे हुए लोग थे जिसकी फकीर ने रूह को कैप्चर किया हुआ था अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए, यानी कि ब्लड मून नाइट के जादू के लिए। अब फकीर की नजर उसके जूतों पर पड़ती है तो वो सब समझ जाता है कि ये पुलिस वाली है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। माला सोचती है कि वो बच गई और वो उसके घर से बाहर जा ही रही थी तो फकीर ने अपनी ताकत के जरिए उसे मार देता है, जैसे चारू ने दिलीप को मारा था। अशोक यहाँ बहुत हैरान हो जाता है कि बिना हाथ लगाए इसने माला को कैसे मार दिया। अब फकीर को बाहर लाने के लिए अशोक उसके बीवी और बच्चे का इस्तेमाल करता है और फकीर पुलिस वालों को बाहर आकर मारना शुरू कर देता है। हालात को देखते हुए फकीर की बीवी इसके बारे में एक बहुत बड़ा राज बताती है। वह अशोक को कहती है कि फकीर की आंखों पर पट्टी बांध दो, क्योंकि वो इंसान का जिस्म नहीं बल्कि वो उसका रूह और उसका दिल देखता है और तभी वो उसको रूह को रोक पाता है और दिल को भी। अब यहाँ फकीर की आंखों को दिखाया जाता है जो कि नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग थी और इसी वजह से वो सीधा दिल को देख सकता था। अब अशोक उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और फाइनली फकीर को पकड़ लिया जाता है। फकीर के घर बेसमेंट में चेक करने पर उन्हीं 5-6 लोगों की लाशें मिलती हैं जिनकी रूहें वो दिखा रहा होता है, जो कि पहले से अगवा भी हुए होते हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद पुलिस फकीर को सजाए मौत सुनाती है। अब सीन चेंज होता है, यानी के टाइम दिखाते हैं 1983 का और जगह है बारडिच गोवा, जहाँ पर बारडिच वेला के मालिक माधव मैथ्यूज एक मशहूर गोस्ट बुक राइटर थे। उनकी बेटी का नाम कैरल था और उसकी नवासी का नाम जेनी था। ये सब लोग यहाँ आराम से रह रहे थे, लेकिन माधव मैथ्यूज की बुक लिखने की आदत ने इन सबको खतरे में डाल दिया। अब माधव मैथ्यूज अपनी बुक लिखने के लिए कोई आइडिया ढूंढ रहा था जो कि उसे मिल ही नहीं रहा था। उस वक्त माधव ने अखबार में फकीर के बारे में खबर पढ़ी जिसमें लिखा था कि फकीर के पास अनदेखी ताकतें हैं। इन दिनों माधव मैथ्यू काफी पावरफुल इंसान था और जेल में उसकी काफी अच्छी पहचान भी थी। माधव मैथ्यूज अब जेल में फकीर से मिलने जाता है उसकी स्टोरी पूछने के लिए और फकीर उसे एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े के बदले में स्टोरी बताने के लिए राजी हो जाता है और अब कई दिनों तक फकीर माधव को स्टोरी बताता रहता है और माधव अपने टाइपराइटर से उस स्टोरी को लिखता रहता है और साथ ही साथ लकड़ी के टुकड़े से फकीर एक डॉल बनाता रहता है। फकीर माधव को उसकी नवासी को भी जेल में लाने के लिए कहता है, लेकिन कैरल उसे खुदकुशी की धमकी देकर उसे रोक लेती है। अब फकीर ने माधव से कहा था कि वो रूह को ट्रांसफर कर सकता है। माधव फकीर की कहानी सुनकर उकताने लग गया था। असल में फकीर कहता था कि जब किसी की मौत अननेचुरल तरीके से होती है तो उसकी रूह दुनिया और आखिरत के बीच अटक जाती है। अब या तो उसकी रूह किसी चीज में अटक जाती है या फिर 3 दिन में उसी जिस्म के अंदर वापस आने की कोशिश करती है अगर उस जिस्म को जलाया ना गया हो तो। इस चीज को देखने के लिए माधव मैथ्यूज बेकरार था और अब जेल में फकीर को फांसी दे दी जाती है। अब माधव पुलिस ऑफिसर अशोक से कहता है कि ये सब फजूल बातें हैं, ऐसी कहानियों की किताबें तो रोड पर सस्ते दामों बिक रही हैं। माधव मैथ्यूज का एतबार फकीर की सारी बातों से उठ चुका था और एक बात के लिए वो अभी भी बेकरार था कि 3 दिन में रूह का जिस्म में वापस आना ये कैसे हो सकता है। अब उसने अशोक से कहा था कि फकीर की बॉडी को मेरे विला में भेज दिया जाए और इस काम के लिए मोसिस नाम के आदमी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में काम करता था। अब जिस रात घर में फकीर की बॉडी लाई गई थी उस रात घर में जो लोग थे वो थे जेनी, उसकी माँ कैरल और उसकी आया सैरा का हस्बैंड मोसिस, माधव मैथ्यूज और पुलिस वाला अशोक। और अब यहाँ पर जेनी जमीन पर पड़ी हुई डॉल के साथ खेलने लगती है
जो कि फकीर ने बनाई थी। दरअसल फकीर यही चाहता था कि माधव मैथ्यूज अब उसकी बॉडी को अपने घर ले जाए ताकि वो अपना अधूरा काम पूरा कर सके। वो काम जो कि मैं आपको अपनी अगली और आखिरी वीडियो में बताऊंगी। अब जेनी के हाथ में जो डॉल थी वो उसने मोसेस को दे दी। अब वो इंतजार करते हैं कि कब फकीर जिंदा होगा और कुछ देर बाद ऐसा ही होता है, वो फकीर जिंदा हो जाता है और इंस्पेक्टर का गला दबाने लगता है। इंस्पेक्टर जल्दी से अपनी गन निकाल कर फायर करने की कोशिश करता है, मगर उसी टाइम फकीर उसका दिल निकाल लेता है और अशोक जमीन पर गिर जाता है और उसकी फायर की हुई गोली मोसिस के पाँव में लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पाँव हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। अब यहाँ पर माधव मैथ्यूज टाइपराइटर फकीर के सर पर मारता है और फकीर मर जाता है। उसके बाद माधव उसकी बीवी और बच्चे को फकीर की बॉडी देने से इनकार कर देता है। अब ये सब वहाँ का एक माली देख लेता है जिसका नाम जीन्स होता है। अब घर के अंदर जेनी सबसे मासूम थी और वो टाइपराइटर से खेलने लग जाती है और गलती से उसकी उंगली टाइपराइटर में के बटन में फंस जाती है और खून के कुछ कतरे टाइपराइटर पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से टाइपराइटर अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि फकीर को मारते टाइम टाइपराइटर का एक कोना डैमेज हो गया था। अब वो जेनी के खून से ठीक हो गया था। अब फकीर ने कहा था कि जो मौत अननेचुरल होती है उसकी रूह किसी चीज में अटक जाती है और फकीर की रूह उस टाइपराइटर में अटक गई थी। अब जेनी के खून से वो फिर एक्टिव हो जाती है और उसने जेनी जैसी एक लड़की बनाई जो कि इविल थी। अब इसी दरमियान जेनी की माँ की मौत हो जाती है जो कि ऊपर से कूद जाती है, ऐसा सबको लगता है। घर में माधव को दो जेनी नजर आती हैं और इविल जेनी फकीर की तरह अपनी मुट्ठी बंद करके माधव को मार देती है और फकीर की डेड बॉडी और एक मशहूर राइटर वहीं खत्म हो जाता है। और अब कहानी फिर से शुरू होती है, क्योंकि फकीर अभी खत्म नहीं हुआ था। फकीर ने कहा था कि मेरा जिस्म खत्म करके मेरी रूह खत्म नहीं हो जाएगी। अब नाजरीन, ये थी 3 टाइमलाइन की कहानी। अब प्रेजेंट की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि उसके काफी सारे पार्ट्स हैं। और नाजरीन, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगली वीडियो भी मिल जाए।